हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों एलसीआर सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर तीनों कनेक्ट कर देते हैं तो किस तरीके से उसमें वोल्टेज डेवलप होता है, कैपेसिटर पे क्या होता है, इंडक्टर पे क्या होता है और रेजिस्टर पे क्या होता है, ये सब बातें हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे उनमें क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं बच्चों कि एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जिसको मैंने एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर के साथ इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हमने लगा दिया। सपोज किया कि इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर की कैपेसिटी C और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R। स्टूडेंट्स, नाउ वी अप्लाइड वोल्टेज V0 साइन ओमेगा t। हमने यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया, कौन सा? V = V0 साइन ओमेगा। जब हमने इसमें ये वोल्टेज अप्लाई किया किसी इंस्टेंट t पर, सपोज कीजिए कि करंट I है। देखिए यहाँ इक्वेशन नहीं करंट की मैं लिख रहा हूँ, मैं इंस्टेंटेनियस करंट I सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जब I करंट फ्लो होगी तो सीधी सी बात है यहां पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। इंडक्टर पर कितना जनरेट हुआ? VL। कैपेसिटर पर भी एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, VC। रेजिस्टर पर भी एक वोल्टेज डेवलप होगा, VR। तो बच्चों इस तरीके से इन सब पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। अब हमको ये देखना चाहिए कि इन वोल्टेजेस का अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, आपको इतना तो क्लियर है कि सबसे पहले करंट को आप एक्स एक्सिस में रखेंगे, ठीक है। करंट को किस में रखा बच्चों? मैंने एक्स एक्सिस में। देखिए करंट को एक्स एक्सिस में जब हमने रख लिया, ठीक है, अब क्या है कि जो L पर वोल्टेज होगा VL वो किधर जाएगा? भाई आपको पता है इंडक्टर पर वोल्टेज लीड करता है कितने एंगल से? बाई फेज फाई बाई 2। कितने फेज से लीड करता है? बाई फेज पाई बाई 2। इसका मतलब यहां पर जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो किधर बनेगा? इसमें V लीड है, कैपेसिटर में I लीड करता है और रेजिस्टर में V एंड I आर इन सेम फेज, ठीक है। अब बच्चों चूंकि इसमें V लीड करता है तो हमने बताया था अगर I को x एक्सिस में रखते हैं तो अगर वोल्टेज लीड करेगा तो वो प्लस y एक्सिस में, लैग्स करेगा तो माइनस y। तो बच्चों इंडक्टर पे वोल्टेज लीड कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज कहां जाएगा इंडक्टर का? प्लस y एक्सिस में, ठीक है। अब ये कितना जाएगा? जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसी रेशियो में ये लेंथ होगी। हमने मान लिया ये कितना है? ये डिस्टेंस है VL। ये यहां से यहां तक का वोल्टेज ये कितना है बच्चों? ये है पूरा VL। ध्यान देना। अच्छा बच्चों, C पर जो वोल्टेज है ये किधर जाएगा? कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो किधर जाएगा? तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो होता है वहां पे I लीड करता है, मतलब वोल्टेज लैग्स करेगा। जब लैग्स करेगा तो वो, जब कैपेसिटर का वोल्टेज लैग्स करेगा इसका मतलब वो माइनस y एक्सिस में चला जाएगा इस तरफ। ये हो गया VC।
बच्चों देख के ही आपको लग गया होगा कि हमने VC को VL से कम सपोज किया है। ठीक है, हमने VC को VL से कम सपोज किया। अच्छा बच्चों, जो रेजिस्टर पर वोल्टेज है VR, ये किधर जाएगा ये सोचना चाहिए। तो जो रेजिस्टर पर वोल्टेज VR है ये क्या होगा, I की डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि V एंड I आर इन सेम फेस। इसका मतलब VR हमारा इधर जाएगा। ठीक है, अब बच्चों नेट वोल्टेज लेने की बात आती है। एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर नीचे, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? जब दो अपोजिट में फोर्स लगते थे कहीं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? उनको सब्ट्रैक्ट करके निकालते थे, और जो बड़ा होता था उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते थे। लाभ पैरेललोग्राम लग रहा है, सीधी सी बात है। उसी तरीके से ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, मतलब वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जो हमें VL और VC का रिजल्टेंट मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करें? जो बड़ा है उसमें छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा कौन है? VL। तो VL में VC को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये मिलेगा। ये क्या मिलेगा? VL माइनस VC, ये मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रा करता हूं और ये ड्रा करता हूं। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट जाएगा, क्योंकि देखो ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, और ये पैरेललोग्राम हो गया। ये नेट वोल्टेज हो गया जो हमने अप्लाई किया। ठीक है, सो नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू अंडर रूट, जैसे रिजल्टेंट निकलते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, किस में निकालते थे? पैरेललोग्राम में। सेम वैसे यहाँ पे V क्या निकलेगा? अंडर रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू उनके बीच का कॉस थीटा। अब थीटा बच्चों ये क्या है? 90। तो केवल बचेगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब V इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? VL को मैं लिख सकता हूं I इंटू XL। XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और VC को मैं लिख सकता हूं I इंटू XC। VR को लिख सकता हूं I इंटू R। I इंटू XL का होल स्क्वायर प्लस माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस VR। VR की जगह आप क्या पुट करेंगे बच्चों? IR, तो इसका होल स्क्वायर। देखिए बच्चों I स्क्वायर यहां से आएगा, I स्क्वायर यहां से भी कॉमन आ सकता है, मीन्स V अपान I आ गया। देखिए I बाहर आएगा रूट के, I स्क्वायर है ना, रूट के बाहर आएगा तो I बचेगा, और फिर वो नीचे आ गया तो क्या बचेगा अंडर रूट में? R स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख रहा हूं अब, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आपको पता है नेट वोल्टेज अपान नेट करंट, ये क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंपीडेंस। इंपीडेंस मीन्स Z। तो Z आ गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पर Z को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो इंपीडेंस है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने घटाने पे कम ज्यादा होता रहता है। इसकी यूनिट भी ओम होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा
अब ये पूछा जाता है कि एलसीआर सर्किट में वोल्टेज मतलब नेट वोल्टेज और करंट में कौन लीड करता है। तो देखिए नेट वोल्टेज कहाँ है, करंट के ऊपर, इसका मतलब वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। इस सिचुएशन में वोल्टेज लीड कर रहा। तो बच्चों यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर VL बड़ा है VC से तो वोल्टेज लीड करेगा, ध्यान रखना। और अगर VC बड़ा हो जाए VL से, अगर VC बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो रिजल्टेंट नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो I लीड कर जाएगा, और करंट लीड होगा तो वोल्टेज लैग्स कर जाएगा। ये कब, जब VC बड़ा होगा VL से। ठीक है बच्चों, इस समय फेस एंगल कैसे निकालते हैं, तो tan फाई। अब tan फाई कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, VL माइनस VC अपान बेस कितना है, VR। इसको मैं लिख सकता हूं tan फाई इज इक्वल टू I इंटू XL, I इंटू XC, I इंटू R। ऊपर नीचे से I कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपान R। ठीक है बच्चों, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर हम चाहें तो XL और XC की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। XL XC की वैल्यू याद है कि नहीं याद है भाई, XL क्या होता है, ओमेगा L, XC क्या होता है, XL होता था ओमेगा L मीन्स 2 पाई FL, XC क्या होता था 1 अपान ओमेगा C मीन्स 1 अपान 2 पाई FC। तो बच्चों tan फाई हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan फाई। ये फेस निकल आएगा। अब बच्चों इस LCR सर्किट में एक ऐसी सिचुएशन भी आती है, हमने बोला कि जब VL बड़ा होगा तो V लीड करेगा, जब VC बड़ा होगा तो I लीड करेगा, मतलब V लैग्स कर जाएगा I जब VC बड़ा होगा। बट अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, इफ VL इज इक्वल टू VC, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं रिजोनेंस। ठीक है, तो रिजोनेंस कब होता है, when the frequency of circuit becomes equal to frequency of source। इस सिचुएशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। इस सिचुएशन को बोलते हैं रिजोनेंस। और इस समय VL VC बराबर हो जाता है, VL की वैल्यू I इंटू XL, VC की वैल्यू I इंटू XC, I से I कैंसिल, XL की वैल्यू बच्चों ओमेगा L, इसकी वैल्यू 1 अपान ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान LC, या ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान LC का अंडर रूट। ओमेगा क्या आ गया, 1 अपान LC का अंडर रूट। मीन्स अगर यहां मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए हो, इस फ्रीक्वेंसी को मैं बोलता हूं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलता हूं मैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FC। तो ओमेगा अपान 2 पाई, भाई FC क्या आएगा, ओमेगा अपान 2 पाई। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान LC। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान LC। ये बात तो यहां तक हो गई। ठीक, हमने समझ लिया कि रिजोनेंस की कंडीशन में, ठीक है, रिजोनेंस की कंडीशन में
एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम हो जाती है। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्सी विल बी सेम एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज FC इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC। जो एक बात का और ध्यान रखना कि जब रिजोनेंस होगा तो रिजोनेंस में चूंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं या VL और VC बराबर हो जाते हैं, तो tan फाई जो आता है एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर, तो फाई उस समय क्या आ जाएगा 0/r, मीन्स ये tan फाई आपका 0/r आ जाएगा क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर है, तो उस समय एंगल 0 डिग्री आता है। ध्यान रखना ये बात। तो उस समय वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स इन सेम फेस। तो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेस में रहते हैं। ये बात जरूर याद रखना, ये बात जरूर याद रखना। मैंने देखा कि जो जेड आएगा वो कितना आता है, पहले नॉर्मल LCR सर्किट में R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर रूट में। इस समय जो बच्चों मैंने देखा कि tan फाई आता था, वो क्या आता था एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। ये कब की बात है, जब एक LCR सर्किट होता था। ठीक है, मीन्स ऐसा कुछ। स्टूडेंट्स अब आप यहां पे एक बात समझ लीजिए, इन रेजोनेंस, ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, जेड का फार्मूला क्या होता है V/I, ठीक, या I इज इक्वल टू V/Z। ये मैग्नीट्यूड में बात हो रही, याद रखना। अब आप फेस अभी नहीं सोचिए कि I और V में क्या फेस, अभी मैग्नीट्यूड में I इज इक्वल टू V/Z। तो जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा उस समय यहां सोचिए जेड क्या होगा, उस समय जेड की वैल्यू क्या मिनिमम आएगी, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, क्योंकि ये या तो 0 होगा या ये पॉजिटिव नंबर होगा, कभी निगेटिव तो होना नहीं। तो मिनिमम वैल्यू होगी जब ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया, तो क्या बचा R² प्लस 0। तो जो जेड मिनिमम है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास R। इसका मतलब जब रिजोनेंस होता है उस समय जो इंपीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम। अच्छा सोचिए I इज इक्वल टू क्या है V/Z। तो जब Z मिनिमम रखेंगे तो सीधी सी बात है जो उस समय की करंट होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं Z का V के साथ F के साथ कर्व खींचूं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके लिए Z मिनिमम हो जाएगा। ये Z क्या हो गया, मिनिमम हो गया। किस फ्रीक्वेंसी के लिए, F0, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जब फ्रीक्वेंसी घटती है तो क्या होता है आपको पता है, एक्सएल और एक्सी को ध्यान से देखो जरा भाई। एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ω/L। एक्सी का क्या होता है, 1/ωc। तो जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो ओमेगा घटेगा, और जब ओमेगा घटेगा तो एक्सी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान देना, इस समय पे, इस सिचुएशन पे, इस पॉइंट पे एक्सएल बराबर एक्सी है, तो इससे जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब इसके इस तरफ वाले पोर्शन में एक्सी बड़ा होता है एक्सएल से,
और इसके उस साइड XC छोटा होता है किससे? XL से। ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है तो बढ़ती है तो XL बढ़ेगा, XC घटेगा तो XL बड़ा होता जाएगा, XC छोटा होता जाएगा, ये सिचुएशन। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं यही करंट के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचना चाहूं तो क्या मिलेगा मुझे? मैं I का ग्राफ खींच रहा हूं F के साथ। तो बच्चों हमको पता है केवल एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर करंट मैक्सिमम होता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है वो? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको चाहे FR से लिखिए चाहे FO से लिखिए। कुछ लोग कई बुकों में F0 लिखा है, कई में FR लिखा, मीन रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान देना। तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या होता है? I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। I की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। कब? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अच्छा तो इससे कम फ्रीक्वेंसी पे कौन सी चीज बड़ी होगी, इससे ज्यादा पे कौन सी चीज बड़ी होगी, ये आप सोचिए। तो भाई इस फ्रीक्वेंसी पे यहां पे भी वही बात लागू हो रही कि XL बराबर किसके हैं? XC के। तो सीधी सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी तो XC बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो XC बढ़ेगा। मींस इस तरफ XC बड़ा होगा, इस तरफ XC छोटा होगा XL से, XL बड़ा हो जाएगा उस साइड। ये बात ध्यान रखने वाली है। इस पॉइंट के इधर XC बड़ा है, उधर XL बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब कभी कभी ये आ जाता है कि अगर मैं LCR सर्किट में L और C को सेम रखूं, मीन्स रेजोनेंट की कंडीशन की तो मैंने सेम कर दी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी मैंने पढ़ा क्या होती है? 1/2 पाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/LC का अंडर। बच्चों मैंने कहा अगर L और C को मैं सेम रखूं तो क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। और लेकिन मैं R को बदल दूं बार बार। तो बच्चों हमने रिजोनेंस के लिए देखा, फॉर रिजोनेंस अभी मैंने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC होता है। किसके लिए? LCR सर्किट के लिए। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका R से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स अगर किसी सर्किट में आप L और C को फिक्स कर दीजिए और रेजिस्टेंस को बदलते रहिए तो क्या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज होने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका R से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एक एक करके लगाते हैं। यहां पे पहले R1 पुट किया, फिर R2, फिर R3। अब हम सोचें कि हमें इंपीडेंस का कर्व बनाना है। तो भाई आपको मैंने बताया कि इंपीडेंस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जब मिनिमम होता है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जेड मिनिमम की वैल्यू R के बराबर होती है। अब मान लीजिए कि ये जेड आपने बनाया है R1 सर्किट के लिए। किसके लिए? R1 रेजिस्टेंस के लिए। मान लीजिए एक ऐसा ही जेड आप बनाते हैं R2 के लिए और ऐसे ही बनाते हैं R3 के लिए, तो कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों। कहने का सेंस जो मिनिमम के लिए फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम इंपीडेंस के लिए फ्रीक्वेंसी है, वो हर केस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये R2 रेजिस्टेंस हो गया और ये R3 हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जेड मिनिमम R1 के बराबर है। इस ग्राफ के लिए जब हमने क्या किया, R1 को हटा दिया, R2 यहाँ पुट किया, फिर करंट का वेरिएशन देखा फ्रीक्वेंसी को बदल के, फिर मैंने R2 को हटाया, इस जगह पे R3 पुट किया, फिर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करके करंट को चेंज, इम्पीडेंस को चेंज करके देखा। हमने ये देखा कि इस समय जो जेड मिनिमम है वो क्या है, R2 है, और यहां पे जो जेड मिनिमम है वो क्या है, R3। इसका मतलब यहां पे जो जेड मिनिमम की वैल्यू है वो R1, R2, R3 तो दिख रही हैं। यहां से आपको एक बात और पता चल रही होगी, क्या, कि कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है। तो देख के ही पता चल रहा है कि R3 सबसे ऊपर, जेड उसके लिए सबसे छोटा वाला जो मिनिमम जेड है वो उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा है तीनों के लिए, तीनों रेजिस्टेंस में। तो R3 ग्रेटर देन R2 और वो भी ग्रेटर देन होगा R1 से। दिस इज द रिलेशन वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इम्पिडेंस। फ्रीक्वेंसी का इम्पीडेंस से जो वेरिएशन हो, या फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इम्पीडेंस वेरिएशन होता है वो ऐसे देख सकते हैं। बच्चों अगर मैं इन्हीं रेजिस्टेंस के लिए करंट के लिए ग्राफ खींचूं तो क्या मिलेगा, आई जेड आई एफ। तो बच्चों आपको पता है एक ही ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, कौन सी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिस समय करंट मैक्सिमम होता है। क्यों, V/Z मिनिमम। भाई मैक्सिमम करंट कब मिलती है अल्टरनेटिंग करंट में, जब Z मिनिमम हो। और Z मिनिमम कब मिलता है, जब XL बराबर XC हो। अच्छा, इसका मतलब जब रिजोनेंस हो, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो। बच्चों यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा ऐसा आपको 3 कर्व मिलेगा, लेकिन हर जगह पे, ठीक है, आई का एक पीक मिलेगा, ये R। अब इसमें से कौन सा R1 रेजिस्टेंस के लिए कर्व है, सोचिए, कौन सा R2 के लिए, कौन सा R3। तो भाई I max = V/R। आपको पता है R इन तीनों में, ये R1, R2, R3 के लिए हमने करंट का वेरिएशन खींचा है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या किया, पहले R1 रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया, एक कर्व मिल गया फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके। फिर मैंने क्या किया, R1 को हटाया, R2 कनेक्ट किया, ये सेम रखा, फिर से कर्व खींचा, R3 लगाया, उसके बाद R2 हटा के फिर एक कर्व खींचा, और ऐसा कुछ नहीं। अब हमको ये सोचना चाहिए इसमें कौन सा कर्व R3 के लिए है, कौन सा R2 के लिए, कौन सा R1 के लिए। तो भाई आपको पता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी मैक्सिमम करंट क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर पहले वाले के लिए आप I max निकालेंगे तो V/R1 मिलेगा। जब दूसरा वाला रेजिस्टेंस आपने लगाया और I max का कर्व खींचा तो V/R2 मिलेगा, ठीक है। और तीसरे वाले के लिए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट मिलेगी वो V/R3 मिलेगी। बच्चों सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें, R3, तो इसकी करंट सबसे कम मिलेगी। जो I max की वैल्यू है वो सबसे कम किसके लिए मिलेगी, R3 के लिए। इसका मतलब ये I max सबसे कम वाला है, तो ये I max किसका हो गया, 3 का। उससे ज्यादा R2 है, तो उससे कम करंट, मतलब उससे रेजिस्टेंस क्या है, R3 से कम है, तो रेजिस्टेंस कम है तो R2 वाले की करंट क्या होगी, थोड़ी इससे ज्यादा होगी, तो ये R2 के लिए हो गया, और ये R1 के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी के जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका रेजिस्टेंस से कोई लेना देना पहली बात नहीं है। दूसरी बात ये पता चली कि रेजिस्टेंस को चेंज करने से जो पीक मिलेंगे कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे LCR सर्किट का हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमसे कहा गया एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है।
ये तीनों कनेक्टेड हैं एक सोर्स से। सोर्स का वोल्टेज दे दिया गया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखिए जब कुछ न दिया हो, नॉर्मल 220 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये Vrms आपको दिया, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये क्या दिया है? Vrms। अगर कुछ नहीं लिखते हैं, नॉर्मल वोल्टेज लिखते हैं, तो उसको आप हमेशा Vrms मान के चलेंगे। ये अमीटर लगा दिया, एक यहां पे वोल्ट मीटर, एक यहां पे वोल्ट मीटर। ये 3 वोल्ट मीटर लगे हैं, V1, V2, V3। R दे दिया है 20 ओम। ठीक है, हमसे कह रहे हैं फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर V1, V3 while V2 is given 200 वोल्ट। V2 कितना दिया बच्चों? 200 वोल्ट एंड द सर्किट इज इन रिजोनेंस। ये सबसे मेन बात बताई, सर्किट किसमें है? रिजोनेंस। सर्किट इज इन रिजोनेंस। ठीक है बच्चों, कैसे करें? बच्चों आपको पता है सिंपली कि अगर रिजोनेंस में है तो VL इज इक्वल टू VC होता है। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस की कंडीशन में XL इज इक्वल टू XC और VL इज इक्वल टू VC। VL, L का वोल्टेज तुम्हें दिया है 200 वोल्ट, तो ये V1 नहीं निकल पाएगा। देखो VL की जगह V2, VC की जगह V1, और ये कितना दिया? 200 वोल्ट, तो V1 तो आ गया। V1 कितना आ गया? 200 वोल्ट। पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब सोचते हैं हमें क्या चाहिए था? V3 चाहिए था। याद करो नॉर्मल नेट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इन रिजोनेंस में क्या होता है? VL इज इक्वल टू VC। पुट करोगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में VR स्क्वायर, मतलब VR। इसका मतलब जो नेट वोल्टेज है वही रेजिस्टिव पर वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा। तो जो नेट वोल्टेज है वो कितना है? 220 वोल्ट। तो VR तो निकल आया 220 वोल्ट। देखिए क्यों? V दिया है ना नेट, तो VR आ गया। कितना आया? 220 वोल्ट। इसका मतलब हमें ये V3 मिल गया भैया, V3 मिल गया। कितना मिल गया? 220 वोल्ट। तो याद रखना इस पे वही वोल्टेज होगा जो नेट वोल्टेज होगा। बच्चों और चाहिए I, करंट। तो करंट को कैसे निकाल सकते हैं? I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान Z। आपको पता है यहां रिजोनेंस है, जब रिजोनेंस है तो I मैक्सिमम होगा और Z मिनिमम होगा। तो I मैक्स की वैल्यू आएगी V। नेट वोल्टेज कितना दिया है? Vrms डायरेक्ट रख देंगे 220। और Z कितना है? Z मिनिमम किसके बराबर होता है भाई? R के बराबर होता है। Z मिनिमम किसके बराबर होता है? R। पढ़ा है ना पीछे? तो I मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 220 अपान 20। सॉल्व कर लेंगे। 11 एम्पियर। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 11 एम्पियर। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बच्चों और ले लेता हूं। मैं कहता हूं एक LCR सर्किट आपको दे दिया गया है, LCR। ठीक है,
इसको हमने वोल्टेज से यहाँ पे जोड़ दिया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, और उसकी इक्वेशन दे दी, कुछ भी दे दिया। हमने कहा 200 साइन, ठीक है, 1000 t, 200 साइन 1000 t। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको दे दिया गया है 100 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे दिया गया बच्चों? 100 ओम का। हमने यहाँ पे L ले लिया है, ठीक है, 0.1 हेनरी। L कितना ले लिया? 0.1 हेनरी। और C ले लिया है 10 माइक्रोफैरड। C ले लिया है 10 माइक्रोफैरड। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज फॉर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। सबके लिए वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करनी है। सोचो, मतलब VL निकालना है टी टाइम का, फिर VC निकालना है टी टाइम पे, फिर VR निकालना है टी टाइम पे। पहला काम तो वही पूरा करना पड़ेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या? इस सर्किट में पहले हम रिएक्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम सब पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करेंगे। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालने के बाद फिर हम सबका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालेंगे, फिर फेज डिफरेंस की हेल्प से हम इक्वेशन सारी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये आता है कि हम इस सर्किट में कंपेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। भाई कंपेयरिंग से स्टार्ट करोगे तो V की वैल्यू किससे कंपेयर होगी? V0 साइन ओमेगा t से, ठीक है। तो यहां पे V0 कितना मिल गया आपको? देखिए ध्यान से, यहां से आपको V0 कितना मिल गया? ये मिल गया 200 वोल्ट। आपको ओमेगा कितना मिल गया? 1000 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान से देखना बच्चों, आप यहां से देखिए, क्या एक्सेल नहीं निकाल सकते? एक्सेल तो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ओमेगा एल, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, सॉल्व कीजिए। एक्सेल इक्वल टू ओमेगा 1000 L 0.1, कितना आएगा? 100 ओम। एक्सेल आ गया। फिर हम यहां पे XC फाइंड करेंगे। XC क्या आएगा? 1 ओमेगा C। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। 1 ओमेगा की वैल्यू 1000, C की वैल्यू 10 × 10 की पावर -6। ध्यान दो बच्चों, माइक्रोफैरड था ना, उसको फैरड में चेंज किया इसलिए 6 आया माइनस का। अब देखो 4 पावर यहाँ कम हो रही है, ऊपर जाएगा तो XC कितना बचेगा? वो भी बचेगा 100 ओम। XC मिल गया। फिर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए Z। Z का फार्मूला क्या होता है? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बच्चों क्या यहाँ XL XC इक्वल दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब वो रिजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रिजोनेंस। रिजोनेंस हो जाएगा तो समय Z कितना आएगा? देखो R², तो R का स्क्वायर तो आ गया 100 का स्क्वायर, प्लस XL माइनस XC है तो 0 हो गया। तो Z हमारे पास आ गया 100 ओम। ये हमें क्या मिला? ये Z मिल गया। बच्चों जब Z मिल गया है तो हम क्या यहां पे I0 नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि हमको सारी इक्वेशन निकालनी। तो V0 L निकालना है, V0 C निकालना है, V0 R निकालना है, पहले I0 तो निकालो। I0 इक्वल टू V अपान Z। V कितना है? V0 अपान Z। V0 कितना है? 200। Z कितना है? 100। सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? I0 2 एम्पियर। कितना आया? 2 एम्पियर। बच्चों क्या यहां से आप करंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस सर्किट के लिए? पहले तो फेस निकाल दीजिए। tan phi इक्वल टू होता है XL माइनस XC अपान R। बच्चों XL और XC की वैल्यू सेम है, इसका मतलब 0 फेस हो गया। फेस कितना हो गया? 0। इसका मतलब जितना वोल्टेज में जो फेस है वही फेस करंट का आना है। तो इस पूरे सर्किट के लिए अगर आप करंट की इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो क्या निकलेगी? I0 साइन
और जो भी इसके अंदर फेस है 1000 t। क्यों? क्योंकि फाई 0 हो गया ना, तो वोल्टेज और करंट का फेस तो सेम हो गया। तो बच्चों I इक्वल टू आई नॉट कितना आया 2 साइन 1000 t। ये तो करंट की इक्वेशन हमने फाइंड कर। अब हमें L, C और R की वोल्टेज इक्वेशन फाइंड करनी है। बच्चों इसके लिए हमको V0L पहले निकालना पड़ेगा। क्या आएगा I इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट कितना निकाला बताओ जरा 2, एक्सएल कितना है एक्सएल 100, कितना आएगा 200 वोल्ट। वी नॉट सी कितना आएगा आई नॉट इंटू एक्सी, आई नॉट कितना है 2, एक्सी कितना है 100, कितना आया 200 वोल्ट। फिर बच्चों वी नॉट आर निकालो, क्या निकलेगा आई नॉट इंटू आर, आई नॉट कितना है 2, आर कितना है 100, कितना आ गया 200। अब हम यहां पे ठीक है इक्वेशन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टेंस के लिए इक्वेशन निकालेंगे VL। वो कैसे निकलेगा V नॉट L, VL की इक्वेशन t टाइम पे निकाल रहे हैं तो V नॉट L साइन, देखिए इक्वेशन में फेस क्या आएगा, तो जो L होता है इसमें वोल्टेज लीड करता है, ठीक है। बाई फेस कितना होता है बच्चों 90 पाई बाई 2, तो इसका मतलब करंट वाला ही फेस आएगा, बट उसमें 90 डिग्री लीड कर जाएगा, लीड कर जाएगा मतलब 90 डिग्री में जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो VL कितना बनेगा V नॉट L, V नॉट L कितना आया बच्चों 200 साइन 1000 t प्लस 90, ये पहला हो गया। अब ऐसे ही आपको VC निकालना है, VC कैसे निकलेगा सोचो, VC 80, V नॉट C साइन, यहां पे क्या होगा तो C पर देखो ना V लैग्स करता है, कितने फेस से 90 डिग्री से, इसका मतलब साइन 1000 t माइनस 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 90। तो VC t इज इक्वल टू V नॉट C, V नॉट C कितना आया देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ C 200 साइन 1000 t माइनस 90। यहां माइनस क्यों हुआ क्योंकि यहां पर वोल्टेज लैग्स कर रहा है, जहां पे लीड कर रहा था वहां पे देखो क्या हुआ था, वहां पे ये प्लस हो गया था, यहां पे माइनस हो गया, ठीक है। अब R के लिए सोचो क्या होगा, V नॉट R क्या आएगा, V नॉट R क्या आएगा, सॉरी V R एट T क्या आएगा, तो यह आएगा V नॉट R साइन, आपको पता है R पे वही फेस होता है जो करंट पे होता है, तो करंट पे कितना फेस है 1000 t, वही रहेगा। तो V R T इज इक्वल टू कितना बनेगा V नॉट R, तो V नॉट R कितना आया है ध्यान से देखो 200 साइन 1000 t। इक्वेशन, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बच्चों अगर आप हमारे चैनल से बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन पा रहे हैं, आपको हमारी हर बात अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके अपने इस चैनल के फैमिली को बढ़ाते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे स्टडी करके अच्छे से गाइड हो सकें और उनकी फिजिक्स थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव हो सके।